2 एसएलआर राइफल, मैगजीन और नक्सली सामग्रियां जब्त की गई है। तो पुलिस और सीआरपीएफ की यह संयुक्त कार्रवाई हजारीबाग में हुई है। हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ ने यह एक्शन लिया है। एसपी अंजनी अंजन ने बरामदगी की पुष्टि की है। नक्सली गतिविधि की सूचना पर विशेष ऑपरेशन चला। जंगलों में भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। तो नक्सल विरोधी अभियान में यह बड़ी सफलता मानी जा रही है, जहां हजारीबाग के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र से देखिए भारी मात्रा में हथियार की बरामदगी हुई है। 2 एसएलआर राइफल है, मैगजीन के साथ साथ जब्त किया गया है और नक्सली सामग्रियां भी मिली हैं। हजारीबाग पुलिस और सीआरपीएफ की यह संयुक्त कार्रवाई हुई है। एसपी अंजनी अंजन ने बरामदगी की पुष्टि कर दी है। नक्सली गतिविधि की सूचना पर यह विशेष ऑपरेशन चलाया गया। जंगलों में भी पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो नक्सलियों के मंसूबों को नाकामयाब करने की ये बड़ी कवायद मानी जा रही है। बड़ी सफलता भी इसमें जवानों को मिल रही है। सुशांत सोनी हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। सुशांत, एक हथियारों का बड़ा जखीरा, बड़ी सफलता इससे मानी जाए। जी, आपको बता दें कि हजारीबाग और बोकारो जिला के सीमावर्ती क्षेत्र जो विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के जो जंगल है, उस जंगल में कार्रवाई बताई जा रही है और इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया, अस्त्र जो है वो बरामद किया गया है। बता दें कि इसमें जो है सीआरपीएफ की टीम भी शामिल थी और हजारीबाग जो पुलिस है वो शामिल थी। और बताया जा रहा है कि जो एसपी ने इस पूरे जो कार्रवाई है उसका नेतृत्व कर रहे थे। हालांकि अभी तक जो है स्पष्ट और भी जानकारी नहीं आई। कुछ ही देर में जो है यह क्लियर हो जाएगा कि इसमें और भी क्या कुछ कार्रवाई में और भी हथियार वगैरह बरामद हुए हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ी सफलता। जवानों को शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और इस बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां नर्सिंग होम के मालिक के घर डकैती हो गई। बदमाशों ने बंदूक की नोक पर डकैती की। 7 से 8 बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। मालिक दिलीप और बेटे को बंधक बनाया गया। 25 लाख से ज्यादा सोने चांदी और नगद की चोरी हुई है। सीसीटीवी का डीवीआर भी अपने साथ चोर ले गए। पीड़िता ने कदमा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने 2 अपराधियों को हिरासत में लिया है। अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। कदमा थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र के रामनगर 2 नंबर रोड में अपराधियों द्वारा डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि इसी घर में जो है देर रात 7 से 8 की संख्या में अपराधी जो है वो दिलीप दास, ये देख सकते हैं कि दिलीप दास के आवास पर घुसते हैं और इस दौरान घर में वो दिलीप दास और उनके पुत्र मौजूद रहते हैं। हालांकि इसी दौरान जो है अपराधी इनके घर में घुसते हैं और हथियार, जिस तरह इन लोगों का आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि हथियार बंद होकर नकाबपोश अपराधी इनकी बंदूक की नोक पर लगभग 25 से 26 लाख के सोने और चांदी के जेवरात और कई नगद रुपए, कई कीमती सामान जो है वो डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। और उसके बाद पूरे इलाके में जो है सनसनी फैल गई। हालांकि परिवार के लोगों ने साफ तौर पर मीडिया से दूरी बनाकर रखी हुई है, क्योंकि अपराधी जब इस डकैती की घटना को अंजाम देकर जब बाहर जा रहे थे तो उन्होंने सीसीटीवी लगे हुए डीवीआर को भी लेकर फरार हो गए। साथ ही साथ कार की चाबी लेकर गए और उनके बाद जान से मारने की धमकी दी गई है कि पुलिस को अगर इस घटना की जानकारी दी जाती है तो उनको जान से मार दिया जाएगा। हालांकि इसी को लेकर देखिए परिवार वाले जो है वो पूरी तरह से गेट बंद किए गए हैं, मीडिया को उससे दूरी बनाए हुए हैं। और कहीं ना कहीं इस घटना की शिकायत जो है पीड़ित परिवार वो कदमा थाना में लिखित शिकायत की गई है कि 7 से 8 की संख्या में बंदूक की नोक पर जो है ये डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो है सीसीटीवी के डीवीआर लेकर चल गए हैं, जो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और दावा कर रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। मगर अब देखना यह है कि इस डकैती की घटना को लेकर पुलिस क्या कुछ आगे कार्रवाई करती है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और देखिए घाटशिला उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 21 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। अनुमंडल कार्यालय में नामांकन को लेकर के तैयारियां पूरी है। 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए यहां पर मतदान किया जाना है। 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे और आज से जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है, इसको लेकर के अनुमंडल कार्यालय में तैयारियां पूरी की गई है और 11 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आज 13 अक्टूबर 2025 को निर्वाचन की अधिसूचना हुई है, गजट नोटिफिकेशन हुआ है। 21 अक्टूबर 2025 को नाम निर्देशन के लिए अंतिम तिथि है, मतलब लास्ट डेट फॉर मेकिंग नॉमिनेशंस। 21 अक्टूबर 2025 को शाम 3 बजे से पहले
जो भी लोग अपने नाम निर्देशन पत्र सबमिट करेंगे उनका नाम निर्देशन पत्र एक्सेप्ट किया जाएगा। और इस बीच रांची से बड़ी खबर, जहां बिहार चुनाव में जेएमएम ने दांव खेला है। बिहार चुनाव को लेकर जेएमएम मंत्री सुदिव्य सोनू का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव से पटना में मुलाकात की बात उन्होंने कही है और साथ ही कहा कि सीटों पर सहमति की चर्चा हो रही है। सीटों की संख्या का फैसला सीएम हेमंत सोरेन करेंगे। हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव की अहम बैठक का करके ऐलान जल्द किया जा सकता है। नंबर ऑफ सीट्स और वो कौन सी सीट्स होंगी ये ऑनरेबल सीएम और तेजस्वी यादव जी तय करेंगे। मुक्ति मोर्चा जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है, गठबंधन में अपने दावे को हम लोगों ने प्रस्तुत कर दिया है और मुझको उम्मीद है कि जल्दी ही इसका निर्णय भी आप लोगों के समक्ष होगा। अब देखिए, झारखंड में घुसपैठ और फर्जी दस्तावेज तैयार करने को लेकर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर बड़ा हमला बोला। बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्य में एनआरसी लागू करने की मांग की है। दरअसल पाकुड़ जिले में ग्राहक सेवा केंद्र और मोबाइल कैफे संचालकों ने कश्मीर और केरल के आईडी का इस्तेमाल कर फर्जी आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने का मामला सामने आया है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए बाबूलाल मरांडी ने लिखा, इन फर्जी पहचान पत्रों के सहारे आतंकी नेटवर्क सक्रिय हो सकते हैं और राज्य में किसी बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर आदिवासियों के अधिकारों और को कुचलने और घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल होने की बात पार्टी के कई नेता करते हैं। बोकारो में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह ने भी कांग्रेस में स्लीपर सेल होने की बात कही। विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी में भी स्लीपर सेल्स हैं जो चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भी बीजेपी को चुनाव जिताने में लगे रहते हैं। कांग्रेस पार्टी में भी स्लीपर सेल्स हैं और शीर्ष नेताओं में भी हैं जो चुनाव का टिकट नहीं मिलने पर भी बीजेपी को जिताने के लिए लगे रहते हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस की मान्यता है कि हम जानते हैं वो कौन लोग हैं, फिर भी हम उसे जगह देते हैं और फिर भी हम उसे सम्मान देने का काम करते हैं। दुमका में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के स्वदेशी अभियान पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, जिससे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हो सके। इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए घर घर पहुंचने का संकल्प पार्टी की तरफ से लिया गया है। आज बिहार की जनता भी एनडीए के प्रति उनका पूरा समर्थन है और फिर से आप देखेंगे फिर से एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बनेगी, क्योंकि उनको भरोसा है माननीय प्रधानमंत्री जी पर, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर। रामगढ़ में रैयत विस्थापित मोर्चा और झारखंडी बेरोजगार संघर्ष मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सीसीएल घोड़कुंडा परियोजना रोड सेल में रैयत विस्थापितों को पूर्ण भागीदारी देने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि सीसीएल प्रबंधन यहां के विस्थापित आदिवासियों के साथ भेदभाव कर रही है। साथ ही ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक यहां से कोयले का उठाव नहीं होने देंगे। सीसीएल प्रबंधन जो यहाँ के पीओ हैं पूरी बाहरी लोग को फेवर में है और यहाँ के जो रैयत लोग के फेवर में नहीं है। उसने कहा था कि मैं सत्यापित कराऊंगा। हमने कहा कि ठीक है, बिल्कुल सत्यापित होना चाहिए कौन यहाँ रैयत है, कौन यहाँ पर। वर्षों से लोकल सेल के भागीदारी के लिए मांग करते आए हैं और हम लोग रैयत विस्थापित मोर्चा के माध्यम से धुंधुआ, देवरिया, बरगावा, ये 4 गांव का हम लोग विस्थापित परिवार से आते हैं और 40 वर्षों से हम लोग को वंचित रखा गया है। क्योंकि हम लोग को कोई भी चीज में हम लोग को भागीदारी नहीं बनाया जा रहा है। हम लोग 1 इंच जमीन हम लोग को नहीं बना बचा है। हम लोग यानी कि कदम रखने के लिए हम लोग यानी कि परेशान हैं, कहीं भी नहीं, हम रोड पे आ गए हैं। और गुमला से बड़ी खबर, जहां तेज रफ्तार कार की चपेट में गाय आ गई। घटना में गाय को गंभीर चोट लग गई। लोगों ने विधायक पर आरोप लगाया है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। घटना के बाद विधायक मौके से फरार हैं। आक्रोशित लोगों ने विधायक को बुलाने की मांग की है। लोगों ने इन्हें जमकर हंगामा किया, माफी मांगने की मांग की है। माफी नहीं मांगने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है।
ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार कार की चपेट में गाय आ गई, जिसके बाद से बीएचपी और बजरंग दल के लोग भी यहां पर पहुंचे हुए। घटना में गाय को गंभीर चोट आई है। इसके साथ साथ लोगों ने विधायक पर गंभीर आरोप लगाया है। विधायक फरार बताए जा रहे हैं और इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग ये लोग कर रहे हैं। चाईबासा के घने सरंडा जंगल में माओवादियों के बिछाए गए आईडी विस्फोटक ने न केवल सुरक्षा बलों के लिए बल्कि वन्य जीवों के लिए भी घातक साबित हो रहे हैं। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आए तीसरे हाथी की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सारंडा में आईईडी विस्फोट से संकट में हाथी। 3 महीने में 3 हाथियों की मौत। आईईडी की चपेट में आए तीसरे हाथी की भी मौत। वन्य जीव अभयारण्य बनाने की दिशा में बढ़ रहा सारंडा जंगल हाथियों और अन्य वन्य जीवों का सुरक्षित आशियाना माना जाता है, लेकिन जंगल में माओवादियों के लगाए गए आईईडी हाथियों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। कोलभोंगा क्षेत्र में आईईडी ब्लास्ट में घायल मिली मादा हाथी ने दम तोड़ दिया। इस साल ब्लास्ट में ये तीसरे हाथी की मौत है, जिससे वन विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक 1 सप्ताह पहले सारंडा के कोलभोंगा इलाके में हुए आईईडी विस्फोट में ये मादा हाथी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। विस्फोट में उसके पिछले पैर में गहरा जख्म हो गया था, जिसके बाद वो चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। वन विभाग की टीम ने मौके पर पशु चिकित्सकों के सहयोग से उसका उपचार शुरू किया था। कई दिनों तक लगातार देखभाल के बावजूद उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम करने पे यही लग रहा है, जैसा उसका जो लीजन वगैरह को देखते हुए, कि हाइपोवॉलेमिक शॉक था, ब्लड लॉस बहुत काफ़ी हो चुका था और सेप्टिसीमिया भी बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वो सकम कर गई। इससे पहले भी सारंडा क्षेत्र में 2 और हाथियों की मौत आईईडी विस्फोट के कारण हो चुकी है। लगातार हो रही इन घटनाओं से वन विभाग भी चिंतित है। विभाग अब उस इलाके में विशेष निगरानी और तलाशी अभियान चलाने की योजना बना रहा है, ताकि अन्य जानवर ऐसे हादसों का शिकार न हों। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से क्षेत्र में सुरक्षा बलों की गश्ती बढ़ाने की मांग की है। न्यूज़ 18 के लिए चाईबासा से रुपेश प्रधान की रिपोर्ट। और देखिए, गिरिडीह जिले में दर्ज 1 साल पुराने कथित अपहरण मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। परिवार ने युवक के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई थी। मामले में पुलिस ने जांच की तो सामने आया कि युवक पारिवारिक तनाव के कारण खुद घर छोड़कर चला गया था। फिलहाल पुलिस ने युवक को फरीदाबाद से सकुशल बरामद किया है। युवक ने पूछताछ में बताया कि मामला अपहरण का नहीं है, बल्कि रोजगार की तलाश में युवक घर से गया था। करके लगातार पुलिस के द्वारा छापामारी की जा रही थी, खोजबीन की जा रही थी। चूँकि उनका मोबाइल वगैरह बंद था, इसको लेकर के लगातार टीम विभिन्न शहरों में ये थी, हम लोग खोजबीन कर रहे थे। इसी क्रम में इनकी बरामदगी अभी हुई आपके हरियाणा के फरीदाबाद से बरामदगी हुई। बरामदगी के पश्चात उनके द्वारा बताया गया कि मैं पारिवारिक विवादों की वजह से, पारिवारिक समस्या की वजह से मैं खुद ही चला गया। 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ओडीआई मुकाबला होना है। ये मुकाबला रांची के जेएससीए स्टेडियम में खेला जाएगा। इस ओडीआई मुकाबले से पहले रांची जिला प्रशासन तैयारी में जुट चुका है। 30 नवंबर को होने वाले इस मुकाबले को लेकर रांची उपायुक्त और जेएससीए ने बैठक भी की। बैठक में रांची के वरीय अधिकारियों के साथ पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों को व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। झारखंड के क्रिकेट प्रेमियों में एक बार फिर से खुशी की लहर है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले ओडीआई मुकाबले के लिए राजधानी रांची तैयार हो चुका है। 30 अक्टूबर के दिन भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाले ओडीआई मुकाबले को लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और उसके साथ साथ जेएससीए के प्रबंधन यानी कि जेएससीए के अध्यक्ष की एक साथ बैठक हुई है। इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि किस तरीके से इस ओडीआई मुकाबले को यानी 30 अक्टूबर को जो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच का ओडीआई मुकाबला होगा, उसे कैसे बेहतर तरीके से यहाँ कराया जाए और क्रिकेट प्रेमियों में सिर्फ खेल को लेकर ही उत्साह ही नहीं, बल्कि यहाँ से रांची की एक यादें लेकर भी लोग वापस लौटे। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच के मुकाबले की बात करें तो
इससे पहले भी इस मैदान पर भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला हो चुका है। यानी ना तो भारतीय टीम के लिए ये मैदान नया है, ना ही दक्षिण अफ्रीका के लिए। अब देखना होगा कि इस बार के मुकाबले का रिजल्ट क्या होता है। हालांकि अगर हम बीते दिनों बैठक की बात करें तो रांची उपायुक्त ने रांची के तमाम अधिकारी, पुलिस अधिकारी के साथ साथ जो जेएससीए प्रबंधन के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अलग अलग टीम बनाई जाए और उस टीम के तहत रांची की साफ सफाई व्यवस्था, रांची की यातायात व्यवस्था और उसके साथ साथ प्रबंधन की जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर तरीके से चलाए, ताकि जो लोग यहाँ मैच देखने के लिए पहुंचे वो राजधानी रांची की एक याद लेकर वापस लौटे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर से खुली है, जहां जिले के गावा प्रखंड के मालडा में करोड़ों की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया, लेकिन उद्घाटन होने से पहले ही बिल्डिंग जर्जर हो गई। उप स्वास्थ्य केंद्र 2 साल से बनकर तैयार है, बावजूद अब तक मरीजों का इलाज शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर साफ सफाई और रखरखाव के अभाव में पेड़ पौधे और झाड़ियां उगाई है और बिल्डिंग जर्जर हो गई है। जब अस्पताल बनना शुरू हुआ था तब उम्मीद थी कि अब इलाज के लिए शहर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन उनकी ये उम्मीद अब टूटती नजर आ रही है। बनकर तैयार हुआ बिल्डिंग बहुत दिन हो गया है, इलाज हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हल्का फल्का फल क्या मांग करते हैं? यहाँ डॉक्टर रहना चाहिए, हम लोग को इलाज होगा, सब बाल बच्चा ठीक रहेंगे। टूटने तो लग रहा है, इसे मतलब कि यहाँ के पब्लिक के मतलब कि कमजोरी से, यहाँ के और आम पब्लिक के कमजोरी से हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे मतलब सब जुआ होता है, शराबी होता है, हम सब देखिए थूक थूक करके ऐसा कैसा गंदा कर दिया। एक तो हॉस्पिटल भी जब तैयारी हुआ हम लोग को इलाका में की बहुत अच्छा ऐसे हुआ कि हम लोग को यहाँ पेशेंट ऐसे मतलब कि बढ़िया बाल बच्चा को ऐसे इलाज होगा, और बाल बच्चा को इलाज क्या होगा यहाँ देखिए ऐसे मतलब कि एकदम टूट करके ऐसे सब कबाड़ा बन चुका है। पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को शिक्षा विभाग भी पूरा करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 26वां झारखंड बिहार के भूगोल वक्ताओं का राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए बिहार और झारखंड के संसाधनों के सतत उपयोग पर वक्ताओं ने चर्चा की। जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं इस बात को ध्यान से अपने अपने महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में चर्चा करें। इस डिसिप्लिन का कॉन्क्लेव, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस हर साल हर जगह पर होना चाहिए। भूगोल और भौगोलिक चिंतन से जुड़े हुए हैं, उनका ये टारगेट है कि इसमें अपना पेपर और प्रस्ताव और शोध और रिसर्च दे करके 2037 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य पर कार्य करना है। रामगढ़ की कांग्रेस विधायक ममता देवी ने कालीकरण सड़क और नाले निर्माण की गुणवत्ता की जांच की मांग की। दरअसल कांग्रेस विधायक ममता देवी गोला से सिल्ली मोड़ तक 15 करोड़ की लागत से बन रही कालीकरण सड़क के निरीक्षण पर पहुंची थी, जहां उन्होंने सड़क और नाली निर्माण में गंभीर अनियमितता पाई। नाली की ढलाई वर्क ऑर्डर के अनुसार 4 इंच होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 1 इंच की गई है। इसके अलावा कालीकरण में भी कटौती और खराब गुणवत्ता पाई गई है। विधायक ने अधिकारियों से पूरे निर्माण की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पर मेरे द्वारा जब नापी किया गया, जहाँ 4 इंच की ढलाई होनी चाहिए थी नाली की पीसीसी की, वो मात्र 1 इंच, कहीं पे 1.25 इंच इस तरह की नापी पाई गई, जो कि कहीं ना कहीं ये सरकार के राशि का पूरी तरह से बंदरबाट संवेदकों के द्वारा किया जा रहा है। मेरे द्वारा तुरंत ऑन द स्पॉट स्किटिप को फ़ोन भी किया गया। स्किटिप ने कहा है कि भाई काम अभी बंद रहेगा, और हमने भी ये कहा है कि जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती है तब तक ये काम बंद रहे। गिरिडीह जिले के तीसरी प्रखंड में आवास योजना में लापरवाही का मामला सामने आया है। जिनको पहले से आवास मिला है उन्हें फिर आवास मिल रहा है, जिनका आवास नहीं है उन्हें इस बार भी नहीं मिल रहा है। मनसाडी गांव के राजू राय दिव्यांग है, इनका अपना घर ढह गया है। पत्नी और 2 बच्चों के साथ दूसरे के मिट्टी के मकान में रह रहे हैं। इस बार भी इनको आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। घर द्वार ना है, सब चीज़ के दुख तकलीफ हो रहा। पति अंधा है, 2 बच्चा है, कमाइए तो खाइए, ना कमाइए तो इस तरह बैठा रहिए। भाठा उठा में काम उन करे जाइए। अभी कुछ बिजनेस भी ना है, घर में बैठा रहिए। मुखिया के कितना बार बोले लिए घर द्वार के बारे, तब बोल मिलता तो दबा, ना मिलता तो ना मिलता। घर यही 2015 से अभी हमको दिक्कत है, घर टूट गया है। अभी तक हम दूसरे घर में रहते। मोदी
दामोदर मोदी का घर है, उसी घर में रहता, अपना घर है ही नहीं, तो इसलिए वो चला गया। इसी वजह से उसके घर में रहता, नहीं तो वो घर भी नहीं रहता, तो वहाँ भी हमको रहने का भी जगह नहीं मिल रहा था। अगुआ आवास में सूची में नाम है, था भी। हमने अपने स्तर से जाके जियो टैग किए हैं, जियो टैग करके अभिलेख वगैरह जो है जो प्रखंड स्तर पर हमने अपने स्तर से भेज दिए हैं। रही बात गरीब निहायत तो है ही, उनका घर जर्जर स्थिति में है। अभिलेख हमने बढ़ाया है कि प्रखंड स्तर से जिला स्तर से सेंक्शन होती है। मेरे द्वारा जो कार्रवाई होना था हम करके भेजे। रामगढ़ में पतरातू प्रखंड के किसान मिर्च की खेती कर आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। किसानों ने बताया कि हाइब्रिड किस्म के मिर्च की खेती 55 से 60 दिनों में तैयार हो जाती है और इससे 4 महीने तक मिर्च निकलती रहती है। ये मिर्च 60 से 70 रुपए प्रति किलो तक बिकती है। मिर्च की खेती से किसानों को काफी फायदा हो रहा है।